थॉट एक्सपेरिमेंट विज्ञानों का एक ऐसा टूल जिसने सदियों से हमारी कभी न खत्म होने वाली काल्पनिक सोच को चुनौती दी है। ये वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा टूल है जिसने इतिहास में कई सारी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया। आज की दुनिया में हमारे पास इतनी ज़्यादा रिसर्च टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस हैं, पर ये केस आज से 200 साल पहले नहीं था। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस पूरी दुनिया को बदला, उनके पास केवल एक ही एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था और वो था उनका खुद का दिमाग और उनके द्वारा किए गए थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट के दम पर हमारे सामने साइंस में कई सारी थ्योरीज का जन्म हुआ है और वो थ्योरीज इतनी परफेक्ट हैं कि आज तक जितने भी लोग उसको डिस्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, वो थ्योरीज उतनी ही परफेक्ट बनती जाती हैं। अगर कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो हमारे सामने ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जैसे कि जीनों के द्वारा किया हुआ थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसे आज हम जीनो पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही गैलीलियो के द्वारा परफॉर्म किया हुआ थॉट एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही हिल्बर्ट के द्वारा परफॉर्म किया हुआ इनफाइनाइट होटल का थॉट एक्सपेरिमेंट। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो श्रोडिंगर का फेमस कैट एक्सपेरिमेंट और द मोस्ट फेमस एल्बर्ट आइंस्टीन के तमाम दिमाग को हिला देने वाले, अपने समय से काफ़ी आगे इस दुनिया को बदलने वाले थॉट एक्सपेरिमेंट्स। खैर, एक्सपेरिमेंट्स की ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, जिसको हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, पर आज हम सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के उस सच को जानेंगे जिससे वो अपनी थ्योरीज को डेवलप कर पाए। उनके मन में वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से आए और आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था जो कि उनको बाकी के वैज्ञानिकों से अलग बनाता है। उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और विजुअलाइजिंग पावर अपने समय से काफ़ी आगे क्यों थी, इन सब का जवाब कहीं ना कहीं हमको उनके शरीर के एक ऐसे हिस्से से मिलेगा जो कि किसी इंसान के पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और वो हिस्सा है ब्रेन। तो आज हम आइंस्टीन के मिस्टीरियस ब्रेन को एनालाइज करेंगे। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हो जो कि प्रकाश की रफ्तार से चल रही है, एंड अचानक से आप खड़े होकर उस ट्रेन में चलना स्टार्ट कर देते हो। देन ऐसे केस में आपकी जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस आपकी खुद की स्पीड। एंड इस केस में क्योंकि हमारी ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है तो आपकी स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ लाइट होगी, पर ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये थॉट एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट को समझाता है। इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन ये सोचा करते थे कि अगर वो लाइट पर बैठकर इस यूनिवर्स की यात्रा करें तो उनको ये ब्रह्मांड कैसा नजर आएगा। दरअसल इस प्रकार के अजीबोगरीब थॉट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट आइंस्टीन के मन में अक्सर आया करते थे, और कहीं ना कहीं इन सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने आइंस्टीन के आइडियाज़ को रियलिटी में लाने में काफ़ी मदद की, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि हमको इनका कंट्रीब्यूशन तमाम फील्ड्स में देखने को मिलता है। क्योंकि एक नई थ्योरी का जन्म एक नए थॉट से ही होता है, और उन थॉट्स के बारे में सोचना, भले ही वो कोई भी फील्ड हो, वो एक थॉट आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण होता है। अब अगर आइंस्टीन की बात करें तो उस समय इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच और उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज को देखकर ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते थे कि इनके पास एक अनोखा ब्रेन है, एक स्पेशल ब्रेन है जो कि नॉर्मल इंसान से काफ़ी डिफरेंट है। खैर, इस बात का अंदाज़ा खुद एल्बर्ट आइंस्टीन को भी था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग को लेकर या फिर उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर कोई भी स्टडी या फिर रिसर्च की जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को जलाकर राख कर दिया जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस एज में जब एल्बर्ट आइंस्टीन 76 ईयर के थे और जब वो अपने जीवन के कुछ आखिरी दिनों को जी रहे थे। खैर, इसके पहले ही एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके थे। उनकी लाइफ की अचीवमेंट को जानने के लिए मैं रेफरेंस में आपको कुकू एफएम की ऑडियो बुक एल्बर्ट आइंस्टीन रिकमेंड करता हूँ, जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही
एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ की अचीवमेंट को जानिए। अब 18 अप्रैल सन 1955 हमने एक महान मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को अलविदा किया, पर ऑटोप्सी के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे को अपॉइंट किया गया, बट उन्होंने ऑटोप्सी के दौरान आइंस्टीन के ब्रेन को उनके शरीर से निकाल दिया था। अब आखिर आइंस्टीन के ब्रेन के साथ क्या हुआ, ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है, जिस पर कई सालों तक रिसर्च की गई एंड उनके ब्रेन के अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में एनालिसिस की गई। खैर, उनके ब्रेन के साथ क्या हुआ, डॉक्टर हार्वे ने उनके ब्रेन को कहाँ पर छुपाया और डॉक्टर हार्वे को कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा, इन सब की डिटेल्स तो हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। हम डायरेक्ट ब्रेन के रिसर्च पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लगभग 40 सालों तक दुनिया से उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग को छुपाने के बाद डॉक्टर हार्वे ने फाइनली दिमाग को कई सारे पीसेस में डिवाइड करने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया एडवांस रिसर्च के लिए। उनके ब्रेन को लेकर कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे। उनके दिमाग को एक्चुअल नॉर्मल इंसानों के दिमाग से कंपेयर किया गया और रिसर्च में ये पाया गया कि किसी एवरेज इंसान के कंपैरिजन में आइंस्टीन के दिमाग में लगभग 17 से 20% ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। अगर विजुअलाइजिंग पावर की बात की जाए तो उनके दिमाग में एक हिस्सा जिसको कहा जाता है पैराइटल ओपर्कुलम, वो मिसिंग था, और इस पैराइटल ओपर्कुलम की कमी की वजह से जो उनका पैराइटल लोब था उसका साइज भी किसी एवरेज इंसान के साइज से लगभग 20% ज़्यादा था, जो कि उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और विजुअलाइजेशन में किसी एवरेज इंसान से ज़्यादा होने में मदद करती थी। रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि आइंस्टीन चीज़ों को अपने दिमाग में ही विजुअलाइज कर लेते थे। वो अपने माइंड में चल रहे थॉट्स और इक्वेशंस को किसी मूवी की तरह अपने दिमाग में ही चलता हुआ देख सकते थे। आप इसको अपने आप से कंपेयर कीजिए कि आप जब किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को पढ़ते हो देन आप इन इक्वेशंस को विजुअलाइज कर पाते हो या नहीं, क्योंकि हमारे आज के मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाता है उनकी इक्वेशंस को विजुअलाइज किए बिना, जो कि ऑफ कोर्स हमारी प्रैक्टिस को तो इंक्रीज करता है, बट एट द सेम टाइम इससे हमारी थिंकिंग पावर को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आइंस्टीन के ब्रेन के बारे में एक दूसरी अजीब चीज़ ये थी कि एक ब्रिज जो कि दिमाग के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलोजम, वो आइंस्टीन के ब्रेन में काफ़ी बड़ा था। कॉर्पस कोलोजम एक ऐसी रोड है जो कि पैराइटल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती है। अब इसके कारण उनके ब्रेन में कम्युनिकेशन फास्टर होता था। एक और पेपर जो कि आइंस्टीन के ब्रेन को डिस्क्राइब करता है वो 1996 में न्यूरोसाइंस लेटर में पब्लिश हुआ था। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेपर में लिखा हुआ था कि आइंस्टीन के ब्रेन का वजन केवल 1230 ग्राम है। अगर इसको किसी एवरेज इंसान से कंपेयर किया जाए तो एक एवरेज इंसान का ब्रेन का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, बट आइंस्टीन के केस में वो वजन था केवल 1230 ग्राम। इस रिसर्च पेपर के ऑथर ये रिपोर्ट करते हैं कि आइंस्टीन की सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस काफ़ी कम थी एवरेज इंसान के कंपैरिजन में। हाउएवर आइंस्टीन के ब्रेन की न्यूरल डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में आइंस्टीन का ब्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स को पैक कर सकता था किसी गिवन एरिया ऑफ कॉर्टेक्स में। एक और स्टडी जो कि जून 1999 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश की गई थी, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेपर में आइंस्टीन के ब्रेन के एक्सटर्नल सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लगभग 35 इंसानों के ब्रेन से कंपेयर किया गया था जिनकी एज लगभग 57 ईयर्स की रही होगी, और उस रिसर्च में ये पाया गया कि आइंस्टीन के ब्रेन में ग्रुप्स के अनयूजुअल पैटर्न है ब्रेन के राइट और लेफ्ट पैराइटल लोब में, जिसको सुल्सी कहा जाता है। और दरअसल पैराइटल लोब का एक पर्टिकुलर एरिया मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और स्पेशियल रीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइंस्टीन के ब्रेन के पास शॉर्टर लैटरल सल्कस था, और रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि ब्रेन के इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण न्यूरॉन्स को बेटर कनेक्टिविटी मिलती थी, जो कि न्यूरल लिंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साल 2012 में आइंस्टीन के ब्रेन के एक्सटर्नल सरफेस के फोटोग्राफ्स को एनालाइज किया गया और उसको ब्रेन नेम के एक जर्नल में पब्लिक भी किया गया। और जो वैज्ञानिकों ने उस फोटोग्राफ्स की स्टडी की, उन्होंने ये पाया कि आइंस्टीन के ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफ़ी बड़ा था,
हालांकि ये रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब स्टडीज़ में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स ने केवल एक ही ब्रेन को एनालाइज किया था और वो खुद एल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन था। हालांकि इस बात को देखना अभी भी रह जाता है कि क्या बाकी के मैथमेटिकल जीनियस भी ब्रेन के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्रेन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, मतलब हमारे पास ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो कि ये बताए कि कैसे आइंस्टीन के ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्टेड थे। पर फिर भी हमारे सामने इस चीज़ को लेकर ये सवाल आता है कि क्या आइंस्टीन का ब्रेन बचपन से ऐसा था या फिर उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज समय के साथ हुए। खैर ये रिसर्च का काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसमें मेनली ग्रे मैटर कंटेंट की एनालिसिस की जाती है। कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ हमको जीनियस बना सकती हैं, जैसे कि म्यूजिक, जगलिंग और अपने दोनों हाथों से लिखना। और इसके साथ ही साथ कई सारी एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन को एक्चुअल में डेवलप कर सकती हैं, जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल ये सब था कि आखिर मरने के बाद आइंस्टीन के ब्रेन के साथ क्या हुआ, इसके साथ ही साथ आइंस्टीन की लाइफ के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में आप कुकू एफएम की ऑडियो बुक में जान सकते हो। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में यूज़ होने वाले सारे रेफरेंसेस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप आइंस्टीन के ब्रेन की रिसर्च स्टडी को और डिटेल में जानना चाहते हो, देन आप उन रिसर्च पेपर को कंसीडर कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।